हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब। तो देखिए यहाँ पे जो रेलवे DFCCIL की तरफ से 2023 की रिक्रूटमेंट आई है, इसमें हम लोग प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए थे जिसका आज सेकेंड क्लास है। ठीक है। और इसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL देख रहे थे, क्योंकि अब की बार आपका CBT फर्स्ट और सेकेंड होना है, जिसमें जो CBT फर्स्ट है उसमें हर एक ब्रांच के लिए ये कॉमन रहने वाला है, नॉन टेक्निकल ही पूछा जाएगा, जिसमें आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे 10 नंबर का पूछा जाएगा। और वहीं 24 नंबर का आपसे CBT सेकेंड में एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD में पूछा जाएगा। ठीक है। तो इस दृष्टि से आप देखो तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका है, जो कि सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्लास हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे से। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। IB रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे प्रणाली के सभी स्टेशनों में सबसे छोटा नाम रखने का गौरव प्राप्त है, यह उसमें मौजूद है। तो एक्चुअली ये पूछा है कि ये कहाँ पे है। तो IB रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे प्रणाली के सभी स्टेशनों में सबसे छोटा नाम रखने का गौरव प्राप्त है, ये कहाँ पे है। ऑप्शंस आपके सामने है तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो IB रेलवे स्टेशन यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे छोटा रेलवे स्टेशन, एक्चुअली नाम सबसे छोटा है। ठीक है। IB इसको इब नाम से जाना जाता है। ठीक है। इब रेलवे स्टेशन आप अभी देखोगे तो ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। इब रेलवे स्टेशन, IB रेलवे स्टेशन ये उड़ीसा में है, जो कि सबसे छोटा नाम रखने का गौरव इसे प्राप्त है। देखिए यहाँ पे IB भारत के उड़ीसा राज्य का एक रेलवे स्टेशन है। स्टेशन का नाम पास की इब नदी के नाम पर पड़ा है, जो महानदी की एक सहायक नदी है। ठीक है। तो जो महानदी है आपकी ये उड़ीसा में ही है, तो इसी की एक सहायक नदी है इब, इसी के नाम पर IB, ठीक है, इब नाम पड़ा इस रेलवे स्टेशन का, जो कि सबसे छोटा नाम है। इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत 1891 में बंगाल नागपुर रेलवे की नागपुर आसनसोल मुख्य लाइन के उद्घाटन के साथ हुई थी। यह स्टेशन औसत समुद्र तल से 207 मीटर ऊपर है और यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसका जो गेज है वो कौन सा है, ब्रॉड गेज है, और 2 प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये रहा आपका इब रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे जोन है। पश्चिमी में अगर आप पश्चिम साइड में जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नॉर्थ हो, साउथ, वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट, तो सबसे अगर आप पश्चिम में जाओगे मैप में इंडिया के, तो आपको इधर गुजरात दिखेगा। ठीक है। गुजरात, तो गुजरात में ही है ये स्टेशन। कौन सा स्टेशन है, बारामूला, नलिया रेलवे स्टेशन, लेडो रेलवे स्टेशन या फिर कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। तो जो करेक्ट आंसर आपका है नलिया रेलवे स्टेशन। ठीक है। ये आपका सबसे पश्चिम में सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन है। ठीक है। गुजरात में ये है। और जब बात हो ही रही है कि सबसे पश्चिम में, तो लगे हाथों आपकी यहाँ पे हम लोगों को देख लेना चाहिए कि सबसे ईस्ट में कौन सा है और नॉर्थ में कौन सा है और साउथ में कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नॉर्थ में, तो नॉर्थ में आपका बारामूला रेलवे स्टेशन है। और बात करें अगर हम लोग साउथ में, तो साउथ में सबसे लास्ट में कौन सा है, कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। और ईस्ट में अगर हम बात करें तो लेडो रेलवे स्टेशन। राइट। तो ये आपका नलिया रेलवे स्टेशन सबसे वेस्ट में है। अगर हम बात करें यहाँ पे नलिया रेलवे स्टेशन गुजरात के, देखिए कच्छ जिले का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। स्टेशन में एक ही मंच होता है। यह भारत का एक टर्मिनस और पश्चिमतम रेलवे स्टेशन है। यह नलिया छावनी से 6 किलोमीटर दूर है और नलिया गाँव में कार्य करता है। ठीक है। भूज नलिया रेलवे लाइन को पाकिस्तान और नलिया वायुसेना स्टेशन के साथ सीमा के निकट होने के कारण सामरिक महत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और बारामूला देखिए रेलवे स्टेशन बारामूला के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। यह 130 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन का पहला स्टेशन है जो कश्मीरी घाटी को बनिहाल से जोड़ता है, और ये आपका नॉर्थ में हो गया। और लेडो रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पूर्वी ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन है। ठीक है। यहाँ पे ब्रॉड गेज है और ये सबसे पूर्वी है ईस्ट में। राइट। और कन्याकुमारी जो रेलवे स्टेशन है भारत का सबसे दक्षिणी रेलवे स्टेशन है। बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर हैं। तो सबसे अधिक प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर आपको देखने को मिलेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसको विक्टोरिया टर्मिनस नाम से जानते थे, सियालदह रेलवे स्टेशन, या फिर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, या फिर हावड़ा जंक्शन। तो अगर आप बात करो सबसे अधिक प्लेटफॉर्म की, या फिर बात करो सबसे बिजी रेलवे स्टेशन की, तो वो आपका मुंबई ना होकर के, चेन्नई ना होकर के, दिल्ली ना होकर के कौन सा है, हावड़ा जंक्शन। ठीक है। ये आपका सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन कह लो आप। ठीक है। सबसे बिजीएस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कह लो या फिर रेलवे जंक्शन कह लो। तो ये आपका भारत में सबसे अधिक यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टोटल 23 प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं। हावड़ा जंक्शन देखिए पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्टेशनों में से एक है। इस स्टेशन में आपको 23 प्लेटफॉर्म है और यह भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाले स्टेशन के रूप में खड़ा है। इन प्लेटफॉर्म में 26 ट्रैक हैं और यह देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। प्रतिदिन यात्रियों की संख्या के मामले में हावड़ा जंक्शन भारत में पहले स्थान पर है। और यहाँ पे मैंने कल आपको एक जानकारी दी थी, उसमें आपको करेक्शन करना है कि जो यहाँ पे सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें सबसे लंबा
प्लेटफॉर्म का, तो ये कौन से रेलवे स्टेशन का है, ठीक है, कहाँ के? तो मैंने बताया था गोरखपुर, तो अब इसको आप लोग जरूर करेक्ट करिएगा। ये गोरखपुर जो था वो 1366.4 मीटर था, ठीक है। बट अभी यहाँ पे सबसे बड़ा जो रेलवे का प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ठीक है, रेलवे पे जो प्लेटफॉर्म होता है उसकी लेंथ अब हो चुकी है हुबली की, ठीक है। किसकी हो चुकी है? हुबली की। ये कर्नाटका में है। और कितना है टोटल यहाँ पे? तो ये है आपका टोटल 1507 मीटर, ठीक है, 1507 मीटर, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर इसका केवल प्लेटफॉर्म ही है। और ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा है, ठीक है। तो आपको पूरा याद करना, ये वर्ल्ड में है। तो यहाँ पे 1507 मीटर हुबली जो कर्नाटक में है, ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और सबसे बिजिएस्ट आपने देखा कौन सा है? आपका हावड़ा। और सबसे बड़ा जंक्शन की बात करें यहाँ पे, तो वो कौन सा है? वो आपका है मथुरा, ठीक है, मथुरा। ये मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है मथुरा है। सबसे बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन आपका हावड़ा हो गया। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपका गोरखपुर ना होकर के हुबली है, कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में टॉय ट्रेनों को टैस के रूप में जाना जाता है। तो टॉय ट्रेनों की बात करें तो ये देखिए, आपको जो पहाड़ों पर आपको देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में एक्चुअली बात कर रहा है। ये घूमने के पर्पज से होता है, ठीक है। अच्छे काफ़ी दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, झील देखने को मिलते हैं, हरियाली देखने को मिलती है। तो ये पूछ रहा है कि पश्चिम बंगाल में टॉय ट्रेनों को किसके रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, माउंटेन रेलवे, इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ठीक है। इसको आपको पश्चिम बंगाल में टॉय ट्रेनों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग जो हिमालयन रेलवे है, जिसे DHR या टॉय ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, DHR दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ये एक 2 फीट 610 मिलीमीटर गेज रेलवे है, ठीक है। और जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलती है। तो कौन सा रेलवे गेज यहाँ पे यूज होता है? नैरो। और ये आपका न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलती है। बात करें अगर हम, तो 1879 और 1881 के बीच निर्मित यह लगभग 88 किलोमीटर मतलब 55 मील लंबा है। न्यू जलपाईगुड़ी में समुद्र तल से ये लगभग 100 मीटर मतलब 328 फीट से दार्जिलिंग में लगभग 2200 मीटर मतलब 7218 फीट तक चढ़ता है, ठीक है। तो समुद्र तल से अगर आप देखोगे तो 100 मीटर ऊंचाई से लेकर के लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई तक ये चढ़ता है। और ऊंचाई हासिल करने के लिए ये देखिए 6 जिगजैग और 5 लूप का उपयोग करता है, ठीक है। तो जिगजैग क्योंकि अब पहाड़ी पे चढ़ना है इसको, तो ऑब्वियसली ये कुछ जिगजैग फॉत बनाते हुए चलेगा, ठीक है, जिगजैग। और ऐसे लूप में चढ़ेगा, ठीक है, पहाड़ी पर चढ़ने के लिए इसको लूप में चढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 6 जिगजैग और 5 लूप का उपयोग करता है। 2 दिसंबर बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 2 दिसंबर 1999 को यूनेस्को ने DHR को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। बाद में 2 और रेलवे लाइनें जोड़ी गई और यह स्थल भारत के पर्वतीय रेलवे में से एक के रूप में जाने जाना लगा, ठीक है। तो विश्व धरोहर स्थल भी इसे घोषित किया गया कब? 1999 को। यूनेस्को ने जो है DHR को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था 1999 को। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लग्जरी ट्रेन नहीं है। तो लग्जरी ट्रेन इनमें से नहीं है वो बताना है। पैलेस ऑन व्हील्स, द गोल्डन चैरियट, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करें कि लग्जरियस ट्रेन कौन सी नहीं है, तो सारी की सारी यहाँ पे लग्जरियस ट्रेन ही है, चाहे वो पैलेस ऑन व्हील्स हो या द गोल्डन चैरियट हो जिसको स्वर्ण रथ नाम से जानते हैं, या फिर रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स हो, ठीक है। सारी की सारी यहाँ पे लग्जरियस सी ट्रेन है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, राइट। अगर हम लोग इसमें से 1-2 की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, देख कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी लग्जरियस ट्रेनें हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ इसका पेमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो ये आपके सामने जो है वो द गोल्डन चैरियट ट्रेन है, ठीक है। ये इसको स्वर्ण रथ नाम से जानते हैं। ये एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन है जो भारतीय राज्यों कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु के साथ साथ पांडिचेरी में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ती है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे प्लेस पर इसका स्टॉपेज होता है जो पर्यटन स्थल होते हैं। इसका नाम हम्पी के विट्ठल मंदिर में पत्थर के रथ के नाम पर रखा गया था, ठीक है। ये भी आपको बस एक डाटा याद रखना है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये 11 अतिथि कैबिनों में से प्रत्येक शासक राजवंशों के नाम पर सुरुचिपूर्ण मैसूर शैली के फर्नीचर के साथ जटिल रूप से डिजाइन किए गए हैं। इसमें भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। अगर आप इसमें ट्रैवल करोगे तो वैसे भी इसका खर्चा भी काफ़ी अच्छा ठीक है। जो पैलेस ऑन व्हील्स है, इसका भी अगर आप पेमेंट की बात करोगे तो ये भी पहले शुरुआत में बताया जाता है कि जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसकी स्टार्टिंग 26 जनवरी 1982 को हुई थी, ठीक है, 1982 की। तो उस टाइम पे जो इसका चार्ज था वो 12,000 था, ठीक है, 12,000 6 रात के लिए। बट अभी क्या है कि ये लगभग 8 से 10 लाख पहुंच चुका है, ठीक है। ये तो मैं जो बताया था आपको 3,91,725, वो तो आपका सिंगल था, ठीक है, पर पर्सन था, पर पर्सन।
बट कौन यहाँ पे सिंगल यहाँ इसमें जाना चाहेगा, ठीक है, इतना पैसा खर्च करेगा और सिंगल जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी जाएगा डबल होके जाएगा या फिर अपने फैमिली के साथ ही जाएगा। तो पर पर्सन यहाँ पे 3 लाख है, और सोचिए कपल अगर जाता है तो लगभग 8 से 10 लाख का खर्चा होता है, तब आप इनमें घूम पाओगे। तो ये सब आपकी लग्जरियस ट्रेनें हैं, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दूसरी उदय एक्सप्रेस ट्रेन का सही मार्ग क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये भी अपने आप में एक काफ़ी लग्जरियस ट्रेन है, काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और ये अपनी ही तरह की दूसरी ट्रेन है यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले भी एक उदय एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है जो दूसरी उदय एक्सप्रेस ट्रेन है उसका सही मार्ग क्या है। तो कोयम्बटूर से चेन्नई के बीच, विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा, या फिर भोपाल से औरंगाबाद, या फिर सूरत से लुधियाना। तो जो करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच यहाँ पे उदय एक्सप्रेस ट्रेन का जो सही मार्ग है, दूसरी उदय एक्सप्रेस ट्रेन का विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें जो पहली ट्रेन थी तो उसका कहाँ से कहाँ तक है, कोयम्बटूर और बेंगलोर के बीच 2018 में उसको शुरू किया गया था, और ये जो आपका शुरू किया गया वो 2019 में शुरू किया गया, ठीक है। और दूसरी जो उदय एक्सप्रेस है ये देखिए विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के बीच चलेगी। उदय एक्सप्रेस का जो पूर्ण रूप है, मतलब जो इसका फुल फॉर्म है वो क्या है, उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशनड यात्री एक्सप्रेस, ठीक है। और यह देश में अपनी तरह की दूसरी ट्रेन होगी। इस ट्रेन की खास विशेषताएं क्या क्या हैं कि इसमें वाईफाई सुविधा, डिस्प्ले स्क्रीन के साथ आरामदायक और शानदार इंटीरियर है। तो ये भी काफ़ी एक लग्जरियस ट्रेन है। इसमें प्रत्येक कोच में 120 यात्री क्षमता वाले 9 डबल डेकर कोच हैं, ठीक है। तो 9 डबल डेकर कोच के साथ 120 यात्री की क्षमता वाली ये ट्रेन है, जो कि 2019 में दूसरी अपनी ही तरह की एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है। विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच चलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एल्फिस्टन रोड रेलवे स्टेशन मुंबई का नया नाम क्या है। तो एल्फिस्टन रोड रेलवे स्टेशन जो मुंबई में है, इसका नया नाम क्या है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रभा देवी रेलवे स्टेशन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो एल्फिस्टन रोड रेलवे स्टेशन है इसका जो नया नाम है वो प्रभा देवी रेलवे स्टेशन हो गया है, ठीक है। तो प्रभा देवी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अगर हम बात करें वहीं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, तो पहले इसको मुगल सराय नाम से जानते थे, ठीक है, मुगल सराय। और वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, इसको विक्टोरिया टर्मिनस नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस नाम से। तो ये आपका प्रभा देवी रेलवे स्टेशन है, जो कि पहले एल्फिस्टन रोड रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो एल्फिस्टन रोड रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 1867 में हुआ था, जिसका नाम लॉर्ड एल्फिस्टन के नाम पे रखा गया था, ठीक है। तो इसका उद्घाटन कब हुआ था, देखिए 1867 में, जिसका नाम लॉर्ड एल्फिस्टन के नाम पे रखा गया था। 1853 से 1860 तक ये बॉम्बे के गवर्नर थे। आज़ादी के बाद स्थानीय लोगों ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रभा देवी एक हिंदू देवी के नाम पर करने की मांग की। यह नाम बदलने का प्रस्ताव सबसे पहले शिवसेना नेता दिवाकर रावते ने 1991 में रखा था। इस उद्देश्य के लिए महाराष्ट्र विधानसभा ने 16 दिसंबर 2016 को प्रस्ताव किया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा, जिसे 6 मई 2017 को मंजूरी दे दी गई। तो अभी 2017 की ये बात है जब इसका नाम बदला गया और ये प्रभा देवी रेलवे स्टेशन कर दिया गया, ठीक है। तो अनुमोदन के बाद एल्फिस्टन रोड रेलवे स्टेशन का नाम आधिकारिक तौर पर 19 जुलाई 2018 को भारतीय रेलवे अनुमोदन से PBSD के रूप में नए स्टेशन कोड के साथ प्रभा देवी रेलवे स्टेशन बदल दिया गया। तो 2017 को इससे मंजूरी दी गई, लेकिन जो ये मतलब वर्किंग में आया वो 19 जुलाई 2018 को आया, ठीक है। 19 जुलाई 2018 को PBSD कोड के रूप में इसका नाम बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली निजी ट्रेन है। तो भारत की पहली निजी ट्रेन आपको पता होगा, काफ़ी फेमस, मतलब चर्चे में, तेजस एक्सप्रेस, ट्रेन 18, पूर्वा एक्सप्रेस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो तेजस एक्सप्रेस है जिसको IRCTC ने बनाया, वो आपका भारत का पहला निजी ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन 18 देखिए, T18 जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसको ट्रेन 18 नाम से भी जानते हैं। बट जो भारत की पहली निजी ट्रेन है वो तेजस एक्सप्रेस है, जिसको IRCTC ने बनाया। तेजस एक्सप्रेस देखिए भारत की पहली निजी ट्रेन है, यह लखनऊ और दिल्ली के बीच चलती है। दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन चलेगी। तेजस एक्सप्रेस के सभी यात्रियों का IRCTC द्वारा 25 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा भी किया जाता है। दूसरी निजी ट्रेन IRCTC अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस है, ठीक है। IRCTC अहमदाबाद मुंबई ये दूसरी तेजस एक्सप्रेस है, ठीक है। कहाँ से कहाँ, अहमदाबाद से मुंबई, और पहली लखनऊ से दिल्ली। तो ये दोनों आपको याद रखना है, पहली जो है लखनऊ से दिल्ली और दूसरी जो है अहमदाबाद से मुंबई। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट है। तो
पहली महिला लोको पायलट की अगर हम बात करें, पहली भारतीय महिला लोको पायलट कौन सी हैं, तो राजश्री सचदेव, भवानी कुमार, ऋतु चौहान या फिर सुरेखा यादव। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, सुरेखा यादव जो हैं वो भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट हैं, सुरेखा यादव। ठीक है, तो भारत में भारतीय रेलवे की जो पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव हैं वह 1988 में भारतीय रेलवे में शामिल हुई। सुरेखा यादव ने अप्रैल 2000 में मध्य रेलवे के लिए पहली लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेन चलाई। ठीक है, लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेन चलाई थी। 8 मार्च 2011 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वह पुणे से CST तक डेक्कन क्वीन ड्राइव करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी। ठीक है, तो पुणे से CST मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक जो डेक्कन क्वीन ड्राइव करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी। तो सारे डेटा इंपॉर्टेंट है 2000 में। ठीक है, सुरेखा यादव ने अप्रैल 2000 में मध्य रेलवे के लिए पहली लेडीज स्पेशल ट्रेन चलाई थी और 8 मार्च 2011 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वह पुणे CST तक डेक्कन क्वीन ड्राइव करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी बन गई। तो ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर आपसे पूछ रहा है। मैंने पहले ही बताया कि आपको मैप के थ्रू इसको याद करना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। और मैंने एक वीडियो में अलग से करा भी रखा है, तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हो कि कैसे इसको याद रखना है एक्चुअली, जितने रेलवे जोन से, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की बात कर रहा है, तो ये मैप में आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। वैसे मैंने काफ़ी अच्छा मैप बना दिया है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ साउथ हो गया। तो नॉर्थ की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में क्या है आपका नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है उसका हेडक्वार्टर है। और वहीं पे अगर हम बात करें, इससे थोड़ा सा जस्ट नीचे हो गया आप सेंटर में, तो नॉर्थ सेंट्रल जो रेलवे है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, इलाहाबाद में। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, इलाहाबाद। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का आधिकारिक शुभंकर है। शुभंकर की बात करें तो इसको बोलते हैं मस्कट ऑफ इंडियन रेलवे। तो मस्कट ऑफ इंडियन रेलवे कौन है, भोलू, शेरा, जग्गू या फिर काका। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, पता होगा आपको, तो मस्कट ऑफ इंडिया रेलवे है भोलू। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। भोलू क्या है हमारा, मस्कट ऑफ इंडियन रेलवे क्या है, भोलू एक्चुअली। तो ये आपका एक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक एलिफेंट है जिसके हाथ में एक ग्रीन लाइट आप देख सकते हो। ठीक है, ग्रीन लाइट सिग्नल है। तो ये आपका मस्कट है इंडियन रेलवे का। भारतीय रेलवे का जो आधिकारिक शुभंकर है वो एक हाथी है जिसका नाम भोलू है। इसे भारतीय रेलवे की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय डिजाइन संस्था द्वारा डिजाइन किया गया था। उसे एक ट्रेन गार्ड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रेन गार्ड के रूप में प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय रेलवे के इसको डिजाइन किया गया था डिजाइन संस्था द्वारा, राष्ट्रीय डिजाइन संस्था द्वारा। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे अपनी अधिकतम आय से अर्जित करता है। तो भारतीय जो रेलवे है, इंडियन रेलवे, मैक्सिमम जो उसकी इनकम होती है वो किससे होती है, तो ये भी आपको पता होगा आई थिंक। तो मासिक सीजन टिकट से, AC ट्रेन के यात्री से, या फिर माल ढुलाई से, या फिर बिना टिकट यात्रियों पर जुर्माना से। तो इससे आप कितना ही पैसा कमा लोगे, ठीक है, बिना टिकट यात्रियों से जुर्माना लगा करके। तो ये तो आपको पता होगा कि माल ढुलाई से क्या होता है, सबसे अधिक जो इनकम होती है वो माल ढुलाई से होती है इंडियन रेलवे की। बट मेन मुद्दा हमारा यहाँ पे ये होना चाहिए कि अगर हम लोग अभी तक का अपडेट लें कि अप्रैल 2023 में जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो कितना रहा है। ठीक है, अप्रैल 2023 तक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो कितना रहा है रेवेन्यू, टोटल फ्रेट से, इसको फ्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपका रहा है 1.62 लाख करोड़। ठीक है, तो इतना टोटल रेवेन्यू रहा है अगर हम बात करें फ्रेट से। ठीक है, तो माल ढुलाई से इतने का रहा है। कितने में से, भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें अप्रैल 2023 तक, तो टोटल जो रेवेन्यू रहा है वो आपका रहा है 2.4 लाख करोड़। ठीक है, 2.4 लाख करोड़। और ये सब अगर हम बात करें फ्रेट का जो प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में है, तो 15% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है फ्रेट में। और ये जो टोटल यहाँ पे रेवेन्यू है, ये 25% का यहाँ पे देखने को मिला है इंक्रीमेंट टोटल रेवेन्यू की बात करें इंडियन रेलवे का। तो ठीक है, तो अब देख लीजिए कि 2.4 लाख करोड़ में 1.62 लाख करोड़ है वो केवल माल ढुलाई से, फ्रेट से आ रहा है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि जो मैक्सिमम इनकम होती है वो इंडियन रेलवे की किससे होती है, माल ढुलाई से। ठीक है, सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली इंजन रहित रेल अब तैयार है, इसका नाम क्या है। तो तैयार क्या है, अब तो काफ़ी सारी ट्रेनें दौड़ने भी लगी हैं। तो ट्रेन 18, ठीक है, T18 नाम से भी इसको जानते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम है। ठीक है, इसी को हम लोग T18 या ट्रेन 18 नाम से जानते हैं। और ये आपका जो ट्रेन है, भारतीय रेलवे ने देखिए मेड इन इंडिया हैसियत को स्वीकार करते हुए स्वदेश निर्मित ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया है।
वंदे भारत एक्सप्रेस को दिल्ली और वाराणसी के बीच 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलाने की तैयारी है क्या, मतलब कि ये टेस्ट किया गया था, तो 160 किमी प्रति घंटे तक चल सकती है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा 97 करोड़ रुपए की लागत से 18 महीनों में निर्मित 16 कोच रेल को 30 वर्ष पुरानी शताब्दी एक्सप्रेस का उत्तराधिकारी माना जाता है। एक्चुअली जो शताब्दी एक्सप्रेस है अब तक ये काफ़ी तेज़ गति की चलने वाली ट्रेनें थी, तो इसी का उत्तराधिकारी अब माना जा रहा है वंदे भारत, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि ये देश का पहला लोकोमोटिव रहित रेल भी है, मतलब इसमें लोकोमोटिव है ही नहीं, इंजन नहीं होता है, ठीक है, ये इंजन रहित रेल है। मतलब फिर चलता कैसे होगा, तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जैसे आप देखते हो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बस में जैसे आप देखते हो कि जो ड्राइवर होता है वो जिसमें सवारियाँ बैठी होती है जस्ट उसके आगे यहाँ पे ड्राइवर होता है, हालांकि इंजन होते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है कि ये कोच में ही जो ड्राइवर होते हैं, ये एक कोच होता है उसी में बैठे होते हैं आगे, ठीक है, उनके लिए एक अलग केबिन होता है तो उसी में बैठे होते हैं। और यहाँ पे चलती कैसे है ये, तो हर एक कोच की अगर हम बात करें, हर एक एक कोच के अंतराल पे ऊपर एक पेंटोग्राफ लगा होता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की मदद से चलती है। तो हर एक आप कह सकते हो बोगी या फिर कोच के बाद एक एक के डिफरेंस पे हर एक बोगी में पेंटोग्राफ लगा होता है, तो ये ट्रैक्शन की मदद से चलती है। इस वजह से आप कह सकते हो कि ये एक लोकोमोटिव रहित रेल भी है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्तमान में चल रही सभी रेलवे परियोजनाओं की निगरानी के लिए हाल ही में शुभारंभ किए गए ई सक्षम एप्लीकेशन PMIS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, तो PMIS इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। ये एक्चुअली अपने काम की चीज़ नहीं है, ये गवर्नमेंट के ही काम की चीज़ है। यहाँ पे जो PMIS है इससे क्या होता है कि अपने जो कंट्री में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, जितने भी रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए एप्लीकेशन बनाया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है पूछ सकता है, तो PMIS का जो फुल फॉर्म है परियोजना प्रबंध और सूचना प्रणाली, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। इसको अगर इंग्लिश में हम लोग देखें, क्योंकि इंग्लिश में आपको याद रखना है, तो ये आपका है प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, M फॉर मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ये इसका फुल फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे ये जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं कंट्री में उसके लिए ये क्या किया गया था, उनको मॉनिटर करने के लिए एप्लीकेशन बनाया गया था। सुरेश प्रभु के शासनकाल में ये बना था, राइट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेल की यात्री आरक्षण प्रणाली किसके द्वारा तैयार की गई है, तो यहाँ पे देखिए यात्री आरक्षण प्रणाली की बात कर रहा है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की। तो यहाँ पे कंप्यूटरीकृत रिजर्वेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहा है, जो IRCTC से जैसे आप टिकट बुक करते हो उसकी बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे पैसेंजर आरक्षण प्रणाली की बात कर रहा है। तो कौन सी कंपनी, TCS, CRIS, ठीक है, CRIS या फिर गूगल या फिर CMS, तो कौन सी कंपनी के द्वारा ये तैयार किया गया था, तो ये तैयार किया गया था क्रिस, ठीक है, CRIS के थ्रू। तो यहाँ पे मैं जो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की बात कर रहा था, तो जो यहाँ पे आप जाते हो ऑफलाइन रिजर्वेशन कराने, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं कि ये किस कंपनी ने किया था, तो ये CRIS ने बनाया था। एक्चुअली ये क्या है, IT कंपनी है, ठीक है। ये क्या करती है, देखिए ये फैसिलिटी क्या क्या देती है, ये फैसिलिटेट इन सफलिंग टिकटिंग नीड्स ऑफ अबाउट 2 करोड़ पैसेंजर डेली, ठीक है, तो 2 करोड़ पैसेंजर्स को डेली ये टिकट बुक करके देती है। और मोर देन 25,000 टिकट्स पर मिनट्स बुकिंग कैपेबिलिटी है इसकी, तो 25,000 टिकट 1 मिनट में ये बुक कर सकती है, ठीक है। उससे अगर ज़्यादा होता है तो इस पर लोड पड़ सकता है, बट ये इन्होंने जो बनाया था कि 1 मिनट में आप 25,000 तक टिकट बुक कर सकते हो। हैंडल मोर देन 20 करोड़ इंक्वायरीज डेली रिगार्डिंग ट्रेन मूवमेंट एंड अराइवल एंड डिपार्चर्स, ठीक है, तो 20 करोड़ इंक्वायरीज़ को ये डेली क्या करता है, हैंडल करता है कि उनकी मूवमेंट क्या है, अराइवल क्या है, डिपार्चर क्या है। तो CRIS, ठीक है, एक IT कंपनी है, इसी ने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट किया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार के गेज का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे किस प्रकार का गेज का उपयोग किया जाता है, मैंने पहले ही बताया आपको कि अधिकांशतः यहाँ पे नैरो गेज का यूज़ होता है, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। छोटे छोटे यहाँ पे बोगियाँ भी होती हैं, यहाँ पे जो पहाड़ों पर यूज़ किया जाता है, ठीक है, ट्रेन, तो नैरो गेज का अधिकांशतः यूज़ किया जाता है। नैरो गेज लगभग केवल 2 से 3% ही है इंडिया में, लगभग पूरा अगर बात करो तो 2 से 3% केवल नैरो गेज है, राइट। बाकी हम लोग ब्रॉड गेज पर चलते हैं इंडिया में 70% से अधिक, राइट। और मैंने आपको बताया भी है कई जगह पे ब्रॉड गेज, नैरो गेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जिस स्टेशन पर रेल लाइन समाप्त होती है उसे क्या कहते हैं, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं जिस स्टेशन पर रेल लाइन समाप्त होती है, जंक्शन स्टेशन या फिर वे साइड स्टेशन, ब्लॉक स्टेशन या फिर टर्मिनल स्टेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल स्टेशन या फिर टर्मिनस बोलते हैं, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, करेक्ट है,
बहुत सारे टर्मिनस आपको देखने को मिलेंगे टर्मिनल, जैसे आनंद विहार टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, बांद्रा टर्मिनस और राजेंद्र नगर टर्मिनस। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जा करके ट्रेनें यहाँ पर इनका एंड होता है, उसके बाद आगे ना जा करके वापस यहाँ से फिर रिटर्न होती हैं। तो जब रेलें केवल एक ही दिशा में स्टेशन में प्रवेश कर सकती हैं और बाहर निकल सकती हैं तो एक स्टेशन को टर्मिनस या फिर टर्मिनल कहते हैं। तो टर्मिनस भी कहते हैं कहीं कहीं पे और टर्मिनल भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रेलवे ने भारत के 42 उप शहरी स्टेशनों पर वन टच ATVM लॉन्च किया। ATVM का फुल फॉर्म क्या है? तो ATVM इसकी बात चल रही है। इसको लॉन्च किया गया है 42 उप शहरी स्टेशनों पर। ये पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ATVM को ऑटोमेटेड टेलर वेंडिंग मशीन या फिर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन या फिर ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन या फिर ऑटो टिकट इनेबल वेंचर मशीन। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन इसको बोलते हैं ATVM को, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके का है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, आप देख सकते हो, जिससे कि आप लोग अपना जाकर के आपने देखा भी होगा स्टेशन पे ये लगा हुआ होता है। तो आप यहाँ पे जनरल टिकट आसानी से बुक कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे रिजर्वेशन का बचा ही नहीं रहता तो बुक कहाँ से करोगे, बट जनरल टिकट आप जाकर के यहाँ से ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में DFCCIL का निर्माण कार्य शुरू किया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में DFCCIL का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो 6वीं, 11वीं या फिर 10वीं, 11वीं या फिर 5वीं। सो जो DFCCIL का निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। अगर हम बात करें भारत की जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 की, ठीक है, 2007 से 2012 की जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे अपने वो कौन से थे? मनमोहन सिंह, ठीक है। मनमोहन सिंह इस टाइम पे प्रधानमंत्री थे और उस टाइम पे जो रेल मंत्रालय ने 2 लंबे मार्गों अर्थात पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर में एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC का निर्माण शुरू किया था, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी, एक्चुअली क्या था कि जितने भी रेलवे ट्रैक इंडियन के हैं, एक सेकेंड, जितने भी रेलवे ट्रैक यहाँ पे इंडियन रेलवे के हैं उन पे क्या होता था, जो मालगाड़ियाँ दौड़ती थी उनको क्या होता था कि जो सामान जो माल यहाँ पे 2 से 3 दिन में पहुँचाना होता था डेस्टिनेशन पर, उनको पहुँचाने में 4 से 5 दिन लग जाते थे। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी बिजी होता था इंडियन रेलवे का, पैसेंजर ट्रेनों को पास कराना पड़ता था यहाँ से, या फिर देखना पड़ता था स्टेशन पे जगह खाली है या नहीं है। राजधानी एक्सप्रेस हो गए, ऐसे काफ़ी सारी स्पेशल ट्रेनें थी जिनको पास कराना पड़ता था, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलता था। इस वजह से जो काम 2-3 दिन में होने को वो 4-5 दिन लेता था और काफ़ी सारा लॉस होता था। इस वजह से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है DFC, इसका प्रस्ताव रखा गया मनमोहन सिंह के समय में, ठीक है। ये जापान शिखर सम्मेलन में इसका प्रस्ताव रखा गया था। और अब जा कर के यहाँ पे आप देखोगे तो इसके लिए 4 महानगरों को जोड़ा गया था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा, ठीक है। दिल्ली से होते हुए मुंबई, मुंबई से होते हुए चेन्नई, चेन्नई से होते हुए हावड़ा। तो 4 महानगरों को जोड़ा गया था जिसे हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम से भी जानते हैं। और 2 इसके डायगोनल्स हैं विकर्ण, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, हावड़ा, ठीक है। तो दिल्ली टू चेन्नई, मुंबई टू हावड़ा, तो 2 इसके डायगोनल्स हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसका जो मूल संगठन है, अगर हम बात करें तो ये 100% भागीदारी यहाँ पे भारतीय रेलवे की यहाँ पे है, तो किसी अदर प्राइवेट कंपनी को ये नहीं दिया गया है। इसमें टोटल हिस्सेदारी जो है वो भारतीय रेलवे की है। और स्थापना जो इसकी हुई है वो 30 अक्टूबर 2006 को। और कंपनी अधिनियम की अगर हम बात करें तो कौन सा यहाँ पे कंपनी एक्ट है? 1956, इंपॉर्टेंट है ये सारी डेटा। 30 अक्टूबर 2006 को स्थापना और 1956 कंपनी एक्ट, और जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में। और 4 यहाँ पे महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में DFC का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रेलवे ने मदद MADAD मोबाइल ऐप लॉन्च की थी। मदद का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है MADAD का। तो MADAD इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डेवलपमेंट असिस्टेंट ड्यूरिंग ट्रैवल, या फिर मैनेज्ड असिस्टेंट फॉर डिजायर्ड एप्लीकेशन ड्यूरिंग ट्रैवल, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंट ड्यूरिंग ट्रैवल, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड एसोसिएशन ड्यूरिंग ट्रैवल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका, सारे एक ही तरह के दिख रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंट ड्यूरिंग ट्रैवल, तो मैनेजमेंट को आपको काट दीजिए, मोबाइल है, और उसके बाद एप्लीकेशन है, फॉर डेवलपमेंट को आप काट दीजिए, ठीक है, डेवलपमेंट को काट दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे डिजायर्ड है, ठीक है, डिजायर्ड असिस्टेंट एसोसिएशन को काट दीजिए, ठीक है, असिस्टेंट ड्यूरिंग ट्रैवल। सो ये आपका करेक्ट आंसर है, कंफ्यूज नहीं होना है। मदद जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंट ड्यूरिंग ट्रैवल, इसको स्टार्ट किसने किया था? पीयूष गोयल ने, ठीक है। तो मदद का यहाँ पे विस्तृत रूप कौन सा है? मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंट ड्यूरिंग ट्रैवल। इस ऐप को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मेनू ऑन रेल नामक अन्य ऐप के साथ लॉन्च किया था।
ये ऐप यात्रियों के यात्रा अनुभव को आसान बनाने के लिए लॉन्च की गई थी। रेल मदद ऐप का उद्देश्य यात्री शिकायतों का निवारण और उन्हें सुप्रवाही बनाना था। ठीक है, तो मेनू ऑन रेल का उद्देश्य ट्रेनों में उपलब्ध भोजन और पेय पदार्थों की सूची को उनकी कीमतों के साथ प्रदान करना था। तो इसी के साथ ये जो मेनू ऑन रेल है, इसी के साथ आपका ये जो ऐप है मदद ऐप, इसको लॉन्च किया गया था, पीयूष गोयल ने लॉन्च किया था। तो यहाँ तक बस यहीं तक करते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके रहें ये, और इसके बाद के हम लोग आगे अगले प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं, कम से कम लगभग 20 से 25 प्रैक्टिस सेट होंगे। ठीक है, जिससे कि आपका सारा का सारा कवर हो सके और आपका ये जो 10 + 24 नंबर है ये आपका पूरा का पूरा हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।